प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कोसेल ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। हमने उसकी इंट्रोडक्शन भी देखी थी, सिग्निफिकेंस करे थे ल्यूइस सिंबल के और ल्यूइस सिंबल को देखा था। साथ ही साथ हमने फैक्ट्स देखे थे जो कि स्टेट करे थे कोसेल ने इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग। आज हम देखेंगे मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कि केमिकल कॉम्बिनेशन के क्या क्या मोड्स होते हैं, किस किस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। फिर हम इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखेंगे। तो इन द लाइट ऑफ द ऑक्टेट रूल, ल्यूइस एंड कोसेल हैव गिवन द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब ऑक्टेट रूल की लाइट में हमारे जो दो साइंटिस्ट थे, ल्यूइस और कोसेल, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दी। मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से होती है। अकॉर्डिंग टू इट, एटम्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस एटम्स। इनर्ट गैस एटम्स को ही हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस एटम्स। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या होता है कि एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब कि या तो उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनकी वैलेंस शेल में, या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो अब उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। तो किस किस तरह से होगी वो, दिस कैन बी अचीव्ड एज फॉलोज बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नंबर 1 है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू होगी। देयर इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर and the bond form is known as ionic और electrovalent bond। अब यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जो आपके पास एक एटम है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देगा एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन एटम टू अपने दूसरे एटम को, और फिर उस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब सेकंड है आपके पास बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। In this case, the combining atoms mutually contribute as well as share 1, 2 और 3 electrons depending upon their requirements। अब यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग होगी, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बांटेंगे। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स, और उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बोल देते हैं। इन सम केसेस ओनली वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स कंट्रीब्यूट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर व्हाइल शेयरिंग इज डन बाय बोथ। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अब वहाँ पर क्या होता है कि कुछ बार आपका एक एटम होगा, ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास, तो इनके बीच में इस तरह से क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो डबल बॉन्ड क्यों बना, हम इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप सबको पता है, 4 होते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास जो है सिर्फ यही वाले इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इसके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 2, ठीक है, इस तरीके से। और इसके पास जो चार्ज आया है वो आया है स्लाइटली नेगेटिव, इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये क्यों आ गया भाई इन दोनों के बीच में, वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर, अब अगर हम देखें तो 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, और ये वाले बॉन्ड कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं। एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से एक इसका एक इसका। अब क्योंकि इसमें 6 क्या है, 6 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 तो हमने मान लिया कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, और 2 इस तरीके से प्रेजेंट है एज अ लोन पेयर, ठीक है, फ्री है प्रेजेंट। और ये क्या करता है, अपने इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को डोनेट कर देता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा बन गया। तो इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट भी बन रहा है, इसने डोनेट करा है, और कोवेलेंट इसलिए बोला क्योंकि दोनों ही शेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि इसने दिया है तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको क्या बोला, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड भी हम इसको बोलते हैं। तो आपके पास क्या आ गया आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब
In addition to these three main types of chemical bonds, the atoms in a matter are linked by metallic bonds, while hydrogen bond and van der Waals forces arise because of intermolecular forces of attraction in the covalent molecules. अब वो सब हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हमारे पास आ गया आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. An ionic or electrovalent bond is formed as a result of complete transference of one or more electrons. हमने अभी डिस्कस करा. completely donate कर देगा. It is generally formed between the atoms belonging to the metals and non-metals. अब किनके बीच में मैक्सिमम आपको आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है? जो आपके मेटल्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में. ठीक है, तो मेटल्स में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं? ग्रुप 1 वाले आपके क्या है? मेटल्स हैं. ग्रुप 2 वाले आपके क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ग्रुप वाले. और जो ग्रुप 1 वाले हैं वो क्या है? अल्कली मेटल्स हैं. तो वो दोनों ही ग्रुप क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड विद किसके साथ? नॉन मेटल्स के साथ, जैसे कि आपके क्लोरीन हो गए. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था NaCl, HCl. ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, क्योंकि आपके पास Na क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है कम्प्लीटली, और Cl को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो Cl उससे ले लेता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है Cl के ऊपर और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो दो उसमें आयन जनरेट हो गए, तो इस वजह से उनको क्या बोला? आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोला. The metal atom lose one or more electron present in the valence shell and these are taken up by the non-metallic atom. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल एटम लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को, और हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर मोस्ट सेल जो कि आपकी वैलेंस शेल है वहाँ से लूज होते हैं, और नॉन मेटेलिक एटम उनको ले लेता है. सिंस द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो अब पहले तो एटम्स क्या थे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में ही इक्वल थे. जैसे कि सोडियम है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 ही प्रोटॉन्स थे. लेकिन फिर क्या हो जाता है? जैसे कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो अब उसके पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक कम पड़ गया. ठीक है, द मेटल एटम चेंजेस टू पॉजिटिव आयन. अब मेटल एटम किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा और वो कैटायन बन जाएगा. सिमिलरली द नॉन मेटल एटम बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड टू द नेगेटिव आयन और एनायन. मतलब कि उसमें भी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे वो बराबर थे, जैसे कि आपका क्लोरीन. लेकिन उसमें एक और आ गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया, एक्स्ट्रा उसके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया. तो उसको हमने क्या बोल दिया? नेगेटिव आयन और एनायन. द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स ईच अदर. अब अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, प्लस और माइनस दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा? आपके पास बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, कम क्लोजर रिजल्टिंग इन द बॉन्ड कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. दस आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में बी डिफाइंड एज. तो अब आप इनको किस तरीके से लिख सकते हो? द कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक के पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे के पास क्या होता है? आपका नेगेटिव चार्ज. ओके, एक कैटायन है, एक एनायन है, तो अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेंगे. और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और किनके बीच में होती है? अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को होल्ड करती है टुगेदर, और उन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड को बना देती है, जिससे कि वो जुड़े रहते हैं. द कंपाउंड्स विच कंटेन द आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज द आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स. अब जिनमें आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाएंगे उन कंपाउंड्स को हम आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बोल देते हैं. लेट अस इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल. जैसे कि मैंने आपको बताया NaCl है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 281. तो इसके पास 1 वैलेंसी होती है. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? 1. ठीक है, आउटर मोस्ट जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो है 1. तो सिमिलरली क्लोरीन एटम, इसके पास क्या है? 17 है इसका एटॉमिक नंबर. ये क्या है? Z क्यों लगाया है हमने? एटॉमिक नंबर को Z से भी हम शो करते हैं.
हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कितने हैं 7, आउटर मोस्ट सेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको तो एक ही चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से ले सकता है। अब इसके पास कितनों की कमी है, सोडियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको एक लूज करना ईजी रहेगा और इसको एक एक्सेप्ट करना ईजी रहेगा। सोडियम एटम लूजेज इट्स ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंजेस Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज अवर कैटायन। दिस इलेक्ट्रॉन इज टेकन अप बाय द क्लोरीन एटम विच changes to chlorine negative, that is anion. Both these ions are mutually attracted to form NaCl as shown ahead. हम इसको आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा, that is NaCl। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये था आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास थे 7, तो यहाँ पर इसके पास गया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके पास क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया NaCl, ठीक है। तो आपने इस तरीके से शो करना है, दैट इज़ 281 क्या है KLM, ठीक है। 3 शेल्स दी हैं आपके पास मेन शेल्स, तो K में 2, L में 8, M में 1, तो 1 है, इसके पास 7 है, तो 1 लूज़ करना इजी रहेगा और इसको एक एक्सेप्ट करना इजी रहेगा। ये आपने सब पढ़ा होगा पहले वाले चैप्टर्स में। तो Na पॉजिटिव आयन हैज़ द कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। अब आयन जो आपके पास इसमें क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर आ गया, लेकिन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर था 11, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है, तो अब ये कौन सी वाले नियरेस्ट नोबल गैस के पास चला जाएगा। हमने कहा था कि ये नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा आपके पास, नियॉन। और क्लोरीन आपका क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा। आर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 18, और वो क्या है, एक नोबल गैस है। मतलब कि अब ये दोनों ही स्टेबल बन गए हैं और इन्होंने एक कंपाउंड बनाया है, दैट इज़ द आयनिक कंपाउंड, जिसको कि हम बोलते हैं NaCl। बोथ आर इनर्ट गैस एटम्स। अब दोनों ही क्या बन गए हैं, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस एटम बन गए हैं। बी आपके पास दे दिया है एग्जाम्पल कैल्शियम फ्लोराइड का। कैल्शियम है आपके पास 20, इसका क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है 2, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 में ये प्रेजेंट होता है और इसके पास 2 ही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाइल फ्लोरीन एटम जो है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल कितने होते हैं, 7 होते हैं, क्योंकि ये भी किस में है प्रेजेंट, कौन से वाले ग्रुप में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन वाले ग्रुप में। तो जो ग्रुप वाइज जितने भी आपके आइटम होते हैं उन सभी की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन सब में, 7। नाउ Ca एटम, मतलब कि आपका जो कैल्शियम एटम है, वांट्स टू गेट रिड ऑफ बोथ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए 2 को लूज़ करना ईजी रहेगा और इसको जो है एक को एक्सेप्ट करना इजी रहेगा। अब आपका कैल्शियम एटम चाहता है कि मैं कैसे ना कैसे अपने इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दूँ, बट ईच फ्लोरीन एटम इज इन अ पोजिशन टू टेक अप 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। अब हमें पता है कि आपका जो फ्लोरीन है एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हैं, इसको एक चाहिए, 8 हो जाएंगे और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर कैल्शियम को 2 लूज़ करने हैं, तो इस वजह से इसके साथ क्या जुड़े, 2 फ्लोरीन एटम जुड़े, ताकि दोनों ही फ्लोरीन एटम क्या करेंगे, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, एक वाला ले लेगा, दूसरा दूसरे वाला ले लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कैल्शियम है, 2 फ्लोरीन एटम्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसने यहाँ पर दे दिया, क्योंकि एक फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसको एक की ही कमी है, फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, Ca2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, ठीक है। अब इसके पास कितने बन गए, 288, मतलब कि इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो क्या बन चुकी है, स्टेबल कन्फिग्रेशन बन चुकी है। अब ये नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन में आ चुका है। 2 पॉजिटिव है, 20 थे, 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो मतलब कि ये आर्गन के पास पहुंच गया। नियरेस्ट नोबल गैस इसके पास कौन सी थी, आर्गन, उसकी इसने कन्फिग्रेशन ले ली, ये स्टेबल बन गया और ये दोनों भी क्या बन गए, स्टेबल बन गए। इनके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इन दोनों ने ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है और आपके पास आयनिक कंपाउंड बना, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड।
ओके, तो कैल्शियम फ्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है आपके पास। तो अब ये क्या बन गए, नियॉन के बराबर बन गए, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर था 9। अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 हो गए दोनों में, तो इनकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी थी, नियॉन। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम ऑफ it either loses or gains in the formation of ionic और electrovalent bonds। तो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम ने लूज किए या एक्सेप्ट करे, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए, उसको हम उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव, उसने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है, जबकि कैल्शियम ऑफ फ्लोरीन इज 1। ठीक है, तो 1 कैसी होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि एक ऐड हुआ है। एक्चुअली इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज that is positive or negative on its ion in an ionic or electrovalent bond. If unit charge are positive, the electrovalency is positive. अगर unit charge positive होगा तो electrovalency positive होगी. Similarly, the electrovalency is negative in case these are negative. फॉर एग्जाम्पल CaF2, जैसा कि हमने इसका एग्जाम्पल देखा, द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव, जैसा मैंने आपको बताया 2 पॉजिटिव है, 2 इसने क्या करे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है, तो 2 पॉजिटिव इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई। ठीक है, एंड दैट ऑफ फ्लोरीन इज 1 नेगेटिव, इसकी क्या होगी, 1 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बताएगी आपको, इलेक्ट्रोवैलेंसी आपको बताएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करे किसी एटम ने आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपके पास किस किस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वी हैव लर्नड दैट इन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वन एटम लूजेस 1 or more electrons while the other एक्सेप्ट्स दैम। ठीक है, कैटायन एंड एनायन फॉर्म दोनों फॉर्म हो जाएंगे। रिजल्ट आर म्यूचुअली अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। अब दोनों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या कर लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी, क्योंकि दोनों के पास अपोजिट चार्जेस है। द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू कोसेल पोस्टुलेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास सबसे पहले आ जाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन और कैटायन, one of the atom is to lose electrons and for this ionization enthalpy is needed। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहे हैं किसी एटम से, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयन बनाने के लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ताकि वो अपने उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे बाहर। तो उस चीज़ के लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोला हमने, आयनाइजेशन एंथैल्पी। उस चीज़ के लिए हमें क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। ठीक है, एज ऑलरेडी स्टेटेड इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा आपके पास, ठीक है, आइसोलेटेड मतलब कि जैसे कि Na है, अकेला होगा, आइसोलेटेड होगा, तो उससे जो उसका सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है आपके पास, वो जैसा कि हमने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सबसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके न्यूक्लियस से क्या रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा दूर रहेंगे। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस उनको उतना ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड करके नहीं रखता है। ठीक है, तो इस वजह से उनको निकालना आसान होता है। तो इसी वजह से आपके आउटर वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो अब हमने कहा कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स तो वही हुए जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है। तो उनको निकालना है, अगर वो ऐसे ही थोड़ी ना निकल जाएंगे, उनको निकालने के लिए जो आपका एनायन होता है उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो उसको हम बोल देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। दस लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड ईजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब जाहिर सी बात है कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ही आसानी से अगर
क्या करेगा, एटम दे देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो बॉन्ड उतने ही जल्दी बन जाएगा। अब आपका एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज भी करना है, उसको भी स्टेबल होना है, लेकिन उससे आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी लग रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आपकी ज़्यादा लग रही है तो उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो भी क्या होगी, थोड़ी टफ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है। आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अकेला है, और आपके पास इस तरीके से इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, हमने इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला ना आपके पास, इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसके लिए हमें कितनी एनर्जी लगी वो क्या बताएगी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप इस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी को बताओगे। The alkali metals and alkaline earth metals present in the S block normally form cations since they have comparatively low ionization enthalpies। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं कैटायन को फॉर्म करते हैं, जो कि S ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनकी जो है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहती है, बहुत ही ईजिली क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी में बाहर निकाल देते हैं, लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इन्हें नीड होती है कि ताकि ये अपना जो ऑक्टेट है जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी थी कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज तो करना है, पर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तो होनी चाहिए आपके नेक्स्ट एटम की, वो तो दे रहा है, पर वो लेने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई। द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर एटम टेकिंग पार्ट इन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे कैटायन ने, अब उनको एक्सेप्ट कौन कर सकता है, आपके पास आपका एनायन टेक पार्ट कर सकता है। ठीक है, आर एक्सेप्टेड बाय द अदर एटम टेकिंग पार्ट इन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो मैंने वही बताया आपको कि दूसरे के पास एक्सेप्ट करने की भी क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो जो इसको हमने किस तरीके से बताया, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टेक्स अप एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी बता सकते हो कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही थी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि एक्सेप्टेंस हो रही है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो उस आइसोलेटेड गैसियस एटम जो था उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई उस इलेक्ट्रॉन को लेने में, फिर तब जा कर के वो क्या बन जाता है, एनायन। ग्रेटर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ईजियर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एनायन। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कि नेगेटिव होनी चाहिए हमारे पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ईजिली हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ एनायन ईजिली हो जाएगी। तो मतलब कि उसके पास नेगेटिव जो उसके पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, आपके ये जुड़ना है इसके साथ में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव होनी चाहिए, तो बी नेगेटिव बन गया, आपके पास इतनी एनर्जी लगी। द हेलोजेंस प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 17 हैव द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस एज दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनके पास बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कितने ज़्यादा डेस्परेट होंगे कि अगर हमें वो इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो हम स्टेबल बन जाएंगे और नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन ले लेंगे, जो कि है आपके पास एटम्स के हिसाब से। जैसे कि आपके पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा था, ठीक है, फ्लोरीन जैसे कि नियॉन बन गया, ठीक है, क्लोरीन के पास आपका क्या बन रहा था, आर्गन बन रहा था। तो ये था, और इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है आपके पास। अब यहाँ पर एक और बात बताई गई है आपको, द मेंबर्स ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली जो कि ग्रुप नंबर 16 के हैं, सच एज ऑक्सीजन ऑल्सो फॉर्म एनायंस बट नॉट सो इजीली बिकॉज एनर्जी इज नीडेड टू फॉर्म डाइवेलेंट एनायन। मतलब कि दो एनायन बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो इसको जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपके पास हम देखते हैं केमिकल फैमिलीज एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आपके पास आ जाता है लैटिस
एनर्जी और एंथैल्पी। तो थर्ड पॉइंट है इसमें लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी। द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। अब जो आपके पास आयनिक कंपाउंड बनता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि NaCl आपने देखा है वो किस तरह के होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। NaCl क्या होता है आपके पास, सॉल्ट, ठीक है। तो एंड द अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, आपने देखा है, नमक तो सभी ने देखा है। सिंस द आयंस आर चार्ज्ड स्पीसीज, एनर्जी नोन एज लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी इज रिलीज्ड इन द अट्रैक्शन ऑफ द आयंस, इट मे बी डिफाइंड एज। तो लैटिस एनर्जी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। जब आपके पास 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म हो जाता है तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो क्या बताती है आपको, लैटिस एनर्जी बताती है। दो अपोजिट चार्जेस के मिलने पर आपके पास 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बनता है तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो आपको क्या बता रही है, लैटिस एनर्जी बता रही है। हम किस तरह से उसको शो करेंगे, इट इज़ डिनोटेड एज U। तो लैटिस एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से। A प्लस है आपके पास, ठीक है, गैसेस एटम है, आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव है चार्ज। तो हमने कहा दो अपोजिट चार्जेस को कंबाइन होने के बाद जो आपके पास 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होगा, ये हुआ ना 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसको फॉर्म, जैसे ही ये फॉर्म होगा तब एनर्जी रिलीज होगी। क्यों एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इन दोनों की ही कन्फिग्रेशन जो थी वो इन्होंने कंप्लीट कर ली है, ये अपनी स्टेबल स्टेट में आ चुके हैं, इन्होंने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अटेन कर लिया है। तो उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से, इज इक्वल टू नेगेटिव उसको रिलीज्ड, ठीक है। तो आपके पास कितनी जो है एनर्जी रिलीज होगी उसको हमने क्या बोला, लैटिस एनर्जी। तो इसके पास भी दो फैक्टर होते हैं, तो दस ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी तब रिलीज होती है जब आपका जो वो सॉलिड होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना ही वो आयनिक बॉन्ड स्टेबल होगा। द लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपके पास आ जाता है साइज ऑफ द आयंस। The size of the ions influences the lattice energy. Smaller the size, lesser will be the internuclear distance and thus greater will be the lattice energy. अब size of the ion कैसे influence कर रहा है आपकी lattice energy को, तो जो अगर size जो है small होगा, आपके पास जो है size small होगा उस atom का, ठीक है, जिसके बीच में आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो, तो अगर छोटा साइज होगा तो उसमें जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, बीच में आपके पास क्या है, इसके न्यूक्लियस है, इस तरीके से एटम है, न्यूक्लियस है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वहीं पे दूसरी तरफ हमारे कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से प्रेजेंट है, बड़े बड़े आपके पास क्या है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या है, प्रेजेंट है एटम्स। तो अब क्योंकि ये जो है इनके इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आउटर जो आपके पास वैलेंस शेल होगी और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम है। तो मतलब कि आपका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये क्या करेगा, स्ट्रांगली इसको अपनी तरफ हेल्ड करके रखेगा। जबकि ये क्या है, दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब जो है पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं बना पाएगा अपने इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इनके अंदर और भी सेल्स होते हैं ना, इस तरीके से होंगी, और सेल्स होंगी इनके बीच में, क्योंकि ये आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कुछ में तो इस तरीके से भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब इन दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो तो बढ़ चुका है, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान रहेगा। जबकि इस वाले अगर छोटा
एटम होगा, छोटा स्मॉल साइज होगा एटम का, तो इंटरन्यूक्लियर जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो भी स्मॉल होगा, तो हमें क्या लगेगी, ग्रेटर विल बी द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। लैटिस एनर्जी में बात करी NaCl को फॉर्म करने की, दो अपोजिट चार्जेस जब मिले तब एनर्जी क्या हुई आपके पास, रिलीज़ हुई। लेकिन जब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, जैसे कि Na पॉजिटिव बना था हमारे पास और Cl नेगेटिव, जब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तब हमारे पास एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। सेपरेट करने के लिए हमें इन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि जब हमने इन्हें मिलाया था तब एनर्जी रिलीज़ हुई थी। तो लैटिस एनर्जी में हम दोनों ही टाइप की एनर्जी को देख रहे हैं, एक कंबाइनिंग को और एक सेपरेटिंग को। तो लैटिस एनर्जी में हम दोनों को देख रहे हैं। तो इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है वो किसको बता रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में स्ट्रांगली हेड करके रखा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस वजह से अब जो NaCl है उन दोनों को, जैसे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, उन दोनों को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर लेसर होगा तो देन ग्रेटर विल बी द लैटिस एनर्जी। अब इसमें जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं, लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी होती है 769.8 किलोजूल पर मोल, इज मोर देन दैट ऑफ KCl। अब आप देख सकते हो कि सोडियम क्या है, सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, जबकि आपका जो पोटाशियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। तब आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्मॉल साइज था, तो इस वजह से इसकी जो एनर्जी थी, लैटिस एनर्जी, वो ज़्यादा थी, और यहाँ पर जो है बड़ा साइज था तो इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो कम है इन कंपैरिजन टू दी सोडियम क्लोराइड। तो साइज ऑफ द आयन इन्फ्लुएंस करता है आपके पास लैटिस एनर्जी। कॉज द रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव इज 95 पिकोमीटर, आयन is smaller as compared to the K positive 133 picometer ion. चार्ज ऑन द आयन भी आपके ऊपर इसको इफेक्ट करता है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयंस, हायर विल बी द इंटर आयनिक इंट्रैक्शन एंड दस ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। अब क्या होगा, अगर ग्रेटर मैग्नीट्यूड होगा किसका, चार्ज का, मतलब कि +1 +2 चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो हायर विल बी इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, तो हायर विल बी इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। मान लो अगर +1 है, +1 आपको दिया हुआ है चार्ज, दूसरी तरफ आपका है +3, तो +3 की ज़्यादा क्या रहेगी, क्या रहेगी उसकी इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो बहुत जल्दी फास्टली वो क्या कर देगा, आपके पास आयनिक बॉन्ड को फॉर्म कर देगा। दस ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, और वो वाला जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल भी ज़्यादा होगा और उस दौरान लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।